हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीएस में। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी का सीरीज चालू किए हैं। इसमें छठा क्लास का एनसीईआरटी लिए हैं, जो इतिहास का पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है। उसमें पहला चैप्टर है, पहला है छठा क्लास में हमारे अतीत, मतलब आवर पास्ट। हमारे पास्ट के बारे में जानते हैं। ये बहुत उपयोगी हो सकता है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, आने वाले दरोगा एग्ज़ाम के लिए, जो यहाँ से दरोगा एग्ज़ाम में मेंस में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से उठाकर पूछ दिया जाता है और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर पीसीएस के मेंस में, आने वाली बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में, दरोगा के मेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और जो बच्चे छठा क्लास में तैयारी कर रहे, छठे क्लास से में पढ़ रहे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक सामाजिक विज्ञान जो सोशल स्टडी है, उसमें हमारे अतीत, और हमारे अतीत में है पहला पार्ट 1, इसको इंग्लिश में आवर पास्ट कहते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला उसमें शुरुआत किया गया है प्रीएम्बल से, मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है या प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल की शुरुआत किया गया है। हमारा संविधान शुरुआत होती है प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल में क्या दिया गया है? हम भारत के लोग, हम मतलब ये भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब एक संविधान का उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय क्या क्या से न्याय मिलना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता कहाँ मिलना चाहिए? फ्रीडम कहाँ मिलना चाहिए? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और समता कहाँ मिलना चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलना चाहिए, मतलब इक्वालिटी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की, और इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल मतलब प्रतिष्ठा और इसकी। और इसके बाद उन सब में राष्ट्र की एकता और गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता, मतलब इसको फर्टेनिटी करते हैं, भाईचारा बढ़ाने के लिए ये सब सुनिश्चित का होना है संविधान के हमारे प्रीएम्बल में। और जैसे हम भारत के लोग, तो यहाँ हम मतलब टोटल भारत के लोग हैं, जो यहीं से हमारा गणराज्य बनता है। गणराज्य मतलब रिपब्लिक में हम भारत के लोगों के हाथ में टोटल पावर है, ना कि किसी के हाथ में पावर है। तो ये सब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल की संशोधन हुआ था पहली बार 42 संशोधन द्वारा। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। उसमें 1976 इसमें 42वां संशोधन हुआ था। राष्ट्र की एकता ऐड किया गया था। तो ये था प्रीएम्बल दोस्तों। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विशेष सूची में देखते हैं छठा क्लास की विशेष सूची में क्या है। अध्याय होगा, अध्याय में कब, कहाँ और कैसे, पहला चैप्टर होगा। आखेट, खाद्य संग्रह,
से भोजन उत्पादन तक आरंभिक नगर क्या बताती हैं? हमें किताब और कब्रें, राजा और प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसे युद्ध का त्याग किया। अशोक के बारे में पढ़ना है। खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री के बारे में पढ़ना है। इसके बाद नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ना है और इमारतें, चित्र और किताबें के बारे में पढ़ना है। मतलब ये टोटल छठा क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है। इसमें 11 चैप्टर में बांटा गया है। इसको पढ़ना है, 11 चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला अध्याय है अध्याय 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप लोग एक काम कीजिएगा, जहाँ जहाँ हम टिक लगाते जाएंगे मतलब हाईलाइट करते जाएंगे उसको थोड़ा सा नोट बना लीजिएगा या तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में देखते हैं कि एक रसीदा नाम की लड़की थी, अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह कुर्सी पर गया और सुर्खी पर गया और सुर्खी पर पड़ी और 100 साल पहले वह सोचने लगी और यह जानने की कोशिश की कि 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे, इसका पता कैसे लगाए। तो इसका पता लगाने के लिए जैसे हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल में क्या हुआ था या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे आप समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या होता है कि कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास पढ़ने के लिए हमें हमारे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। इतिहास में पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आया, क्या हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से घरों में रहते थे। हम आखेट मतलब शिकारी होता है, शिकारी, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन सा खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन सी गीत गाते थे। ये सब हम अतीत के बारे में जान सकते थे। उसके बाद उसके मन में ये भी आया कि लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे आरंभिक काल में। तो मानचित्र 1 में नीचे में दिया गया है मानचित्र 1 कि पता लगाओ कि कई लाख, मानचित्र 1 में जो नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र 1 कहाँ है, तो यहाँ देखते नर्मदा नदी कहाँ है। सोन नदी हो गया, नर्मदा नदी ये हो गया। नर्मदा नदी में कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फूलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कहता है कि अब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान की थर पहाड़ी का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की इधर हो गया, इसको इस हिसाब से बांट लीजिए मैप को। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया।
इसके बाद उत्तर पश्चिम बोल रहा है, मतलब पश्चिम हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कीर्थर की पहाड़ी, क्या लगना ना, कीर्थर की पहाड़ी का पता लगाना। इसमें कीर्थर की पहाड़ी कहाँ है, सिंधु हो गया, एक ये हुआ, ये रहा कीर्थर की पहाड़ी। और कीर्थर की पहाड़ी और सुलेमान ये रहा उत्तर पश्चिम में कीर्थर की पहाड़ी और सुलेमान। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने अपने पहले गेहूँ जैसे फसलों का उपज आरंभ किया था। तो कीर्थर की पहाड़ी इसी क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने गेहूँ और फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उस समय इसी क्षेत्र में भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। और इसके बाद पता लगाना है उत्तर पूर्व में गैरो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी का पता लगाना। गैरो यहाँ हो गया और विंध्य पहाड़ी, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी कहाँ, यहाँ हो गया मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी। यह ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, चावल उपजाया गया था। और वो विंध्य के उत्तर में स्थित है, उपजाया गया था। और स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। उसके बाद मानचित्र में क्या पता लगाना, सिंधु की सहायक नदियों का पता लगाना का प्रयास करो। तो इस मानचित्र में सिंधु के सहायक नदी क्या है, कौन कौन सा है। तो इस मानचित्र में सिंधु के सहायक नदी को पता करना है। तो सिंधु के सहायक नदी हो गया, ये सिंधु नदी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा ये सब। सिंधु के सहायक नदी कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और यहाँ पर जो कीर्थर और सुलेमान है, यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और भी चीज़ का उत्पादन हुआ था। जैसे गेहूँ हो गया, फसल जैसी फसलों को, अनाज का उपजाना आरंभ किया था। भेड़ बकरी भी पालना शुरू कर दिया था। भेड़ बकरी भी पालना शुरू कर दिया था। कब, तो 8000 साल पहले। लिख लीजिएगा। और गैरो पहाड़ी क्षेत्र में, गैरो और विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाना शुरू कर दिया था। ये सब लिख लीजिएगा। और सबसे पहले मानव नर्मदा नदी के किनारे बसने लगे थे और यहाँ के लोग संग्राहक थे। ये भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट सब लिख लीजिएगा ये सब। उसके बाद देखते हैं जो बड़ी नदी से मिलकर बनी है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जो सिंधु नदी के किनारे हैं, कुछ 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्तीय इलाका में नगरों का विकास हुआ, जो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसे याद रख लीजिए जैसे सिविलाइजेशन हुआ। तो इंडस नदी के किनारे हुआ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है सिंधु नदी के किनारे। तो कब से कब हुआ, तो 2500 से 1750 ईस्वी के बीच में इंडस सिविलाइजेशन होता है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी और सोन का पता लगाओ। थोड़ा सा देखते हैं गंगा और सहायक नदी। देखिए, जानते रहिएगा सब कुछ, थोड़ा सा बेसिक से जाइए और बेसिक से जाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो गंगा है, उसके सहायक नदी क्या होगा, यमुना हो गया। यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल। और गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन भी है। और दूसरा ऊपर से भी बहुत सारा बिहार से गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद
उस गंगा नदी के किनारे मगध साम्राज्य, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य स्थापित हुए थे, जो बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। और और भी रीज़न था बिहार के शासक शक्तिशाली क्यों थे, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का मैप से। बिहार का मैप है, बीचों बीच गंगा नदी जाता है। मगध वाला एरिया, ये वाला मगध वाला एरिया हो गया। ऊपर में ये पूरा एरिया बज्जी किंगडम का हो गया। उसके बाद भागलपुर साइड में आंग हो गया। तो मगध में क्या होता है, यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत प्रचलित मात्रा में पाया जाता था। तो आयरन से क्या हुआ था, औजार बनाने लगे। औजार बनाने के बाद जंगल की सफाई में, कृषि काम में हेल्प मिलने लगा। तथा उसके बाद जो युद्ध लड़ने लगा, उसमें हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई आयरन। इसलिए मगध उस समय का बहुत पावरफुल महाजनपद था। तो ध्यान दीजिएगा। और बज्जी जिसकी लिच्छवी थी, जो उस समय की रिपब्लिक थी, पहली रिपब्लिक, इसलिए कहा जाता मगध को बहुत पावरफुल किंगडम। तो ये थोड़ा सा तथ्य था, देख लीजिएगा इसके हिसाब से। उसके बाद देखते हैं विशाल राज्य की स्थापना हुआ। और इसके बाद लोग सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करता था। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तानों और नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरा होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में या कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाया करता था। कभी कभी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किस लिए, विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों के खोजने की चाह में उत्सुकता बस यह यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला था। इसके बाद कहता है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र 1 में देखते हैं, जो पहाड़ी, पर्वत, समुद्र तथा उपमहाद्वीपों की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। और हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए थे और यहीं बस गए थे। लोगों इस आगमन को हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। लोगों के इस आगमन को हमारे संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया था। कई सौ वर्ष लोग पत्थर की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीका के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते थे। उसके बाद जो देश का नाम है, देश के नाम के बारे में देखते हैं। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमने एटलस में ईरान तथा यूनान को पता लगाए तथा 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ईरानियों को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता था, तो सिंधु को हिंदूस या इंडोस कहते थे।
इसी देश में स्थित प्रदेश को इंडिया कहने लगा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों इस एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराना है। कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। यह कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? ये क्वेश्चन मन में आया कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। और देखो, इसमें देखा गया है कि ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है और किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उस समय लिखा जाता था। कहाँ से? तो एक साथ दाएं से बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को देखा जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से या तार के पत्तों पर लिखा जाता था। अतीत के बारे में कैसे जाने, देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीका से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलता था। इतने वर्षों में हमने कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में भी लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकृति और तमिल में भी है। प्रकृति भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हो। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उस समय बोल रहा है कि अतीत के बारे में जानने के लिए ये सब होता है। जैसे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक के अध्यादेश उत्कीर्ण करवाया था, जो अशोक के आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद यह अभिलेख, जैसे अभिलेख हुआ सील, ये सब लिखा होना चाहिए। पोट्री हो गया, उस समय की ये सब चित्र सब प्राचीन में इस तरह के प्रयोग किए। 4700 वर्ष पूर्व होता था। पुराना चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ था। इसके बाद अतीत एक या अनेक है। अतीत के बारे में एक या अनेक है, इसके बारे में जानते हैं। क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? पुस्तक का शीर्षक ही हमारा अतीत है। अतीत का शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा तथ्य है कि तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया। अलग अलग समूह के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों को अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज
अंडमान द्वीप के अधिकांश लोगों अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ण के लिए अन्य व्यक्तियों और पर निर्भर रहते हैं। इस तरह से भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद है जो उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उस शासक तथा उसके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। राजा महाराजा उस समय युद्ध लड़ा करते थे तो सब कुछ का लेखा जोखा रखते थे। इसलिए अभी तक हमको सभी का युद्ध के बारे में पता है। जैसे अशोक ने ही बहुत सारा युद्ध लड़ा, तो शिलालेख पर हाथी मतलब इंस्क्रिप्शन सब जो अशोक का शिलालेख सब प्राप्त हुआ उसमें लिखवा दिया है कि हम इस युद्ध इस समय लड़े थे, ऐसा लड़े थे, यहाँ पर ये काम किए थे। और इस समय तिथिया का मतलब क्या होता था? तिथि का मतलब जान लीजिए, एक होता है यहाँ से 0, यहाँ से इन्फिनिट इतना तक, और यहाँ पर तो ये BC हो गया, बिफोर क्राइस्ट, और AD एनोडोमनी हो गया, मतलब पूर्व, बाद। तो अभी हम एनोडोमनी AD में चल रहे हैं। अभी कितना 2023 AD चल रहा है। तो क्या कहता है कि तिथि के बारे में कि उस तुमने शायद दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह के कई और वर्ष बताओ। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा माही के जन्म की तिथि से की जाती है, जो बिफोर क्राइस्ट AD है, ईसा मसीह के जन्म से किया जाता है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा मसीह से पहले रूप में की जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। उसके बाद ईसवी के बारे में थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ऐसे, और इंस्क्रिप्शन क्या क्या है ये सब को वीडियो के बारे में पॉज करके देख लीजिएगा। पढ़ना बहुत उस समय के पढ़ना बहुत कठिन था। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में कुछ खास नहीं था, फिर भी जानने की कोशिश करें। स्टार्टिंग से पढ़िए, थोड़ा सा उपयोग, जैसे पांडुलिपि के बारे में जानना है, सिंधु नदी के सहायक नदी कौन हो गया, इसके बाद हो गया गैरो में कैसा, गैरो हिल में क्या हुआ, विंध्य हिल में चावल का उत्पादन हो गया। उसके बाद हो गया सुलेमान, और उसमें मैप में देखिए सुलेमान, और इसमें किरथौर में हो गया चावल की सबसे पहले खेती किया गया, भेड़ बकरी भी पाला गया था। उसके बाद हो गया सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में जानने के मिला, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। यहाँ मैप को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, और इस PDF को हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल से आप लोग चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल का लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। संकल्प IAS PCS टेलीग्राम चैनल का लिंक।